मैं एक सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और इस बार एक प्राइवेट फर्म के लिए काम के सिलसिले में कोटा जा रहा था। मेरे साथ मेरा जूनियर साथी प्रिंस भी था, जो पिछले 2 सालों से मेरी टीम का हिस्सा है। मेरी उम्र 42 साल है और मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरी पत्नी अर्चना और हमारे 3 बच्चे, जिनसे दूर रहना मेरे लिए हमेशा कठिन होता है। लेकिन काम की मजबूरी के कारण मुझे कई बार अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि एक बात जो मेरे हक में रहती है वो ये कि मैं शहर का चुनाव अक्सर खुद कर लेता हूँ, और इस बार मैंने कोटा का चुनाव इसलिए किया क्योंकि अर्चना का मायका वहीं है और मुझे उम्मीद थी कि काम के साथ साथ अपनों से मिलने का सुकून भी मिल जाएगा, जो लंबे समय से नहीं मिला था। कोटा पहुंचने पर ऑफिस के कामों में उलझा तो जरूर, लेकिन शाम होते होते प्रिंस के साथ कुछ फुर्सत के पल मिले और हमने शहर के पुराने हिस्से में एक चाय की दुकान पर बैठकर स्थानीय लोगों से बात की, जहां की सादगी और गर्मजोशी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, खासकर तब जब एक बुजुर्ग दुकानदार ने बिना पूछे ही हमें चाय के साथ नमकीन का एक प्लेट बढ़ा दिया, मानो हम उनके पुराने परिचित हों। अगले दिन काम से थोड़ी राहत मिली तो मैंने अर्चना के मायके जाने का प्लान बनाया और अचानक बिना बताए उनके दरवाजे पर पहुंच गया। उनके माता पिता ने मुझे देखकर जो मुस्कान दी, वो पूरे सफर की थकान मिटा गई। अर्चना की छोटी बहन, जो अब कॉलेज में पढ़ती है, वो भागती हुई आए और बोली, जीजा जी आपने बताया भी नहीं, भाभी को तो फोन कर देते। उस समय एहसास हुआ कि परिवार से जुड़ाव सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होता, ससुराल भी एक तरह से अपने ही लोग होते हैं जो हर बार उसी प्यार से मिलते हैं जैसे बरसों से कुछ बदला ही न हो। मैंने वहीं बैठकर अर्चना को वीडियो कॉल किया और जब उसने मुझे अपने मायके के आंगन में बैठा देखा तो उसकी हंसी और हैरानी दोनों देखने लायक थी। बच्चों ने भी स्क्रीन पर दादाजी दादी को देखकर हाथ हिलाया और पूरे घर में एक हल्की सी रौनक फैल गई। कोटा का ये सफर, जो सिर्फ एक ऑफिस प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ था, अब एक भावनात्मक यात्रा बन गया था, जिसमें काम, रिश्ते और पुराने बंधन सब एक साथ जुड़े हुए महसूस हुए। मुझे समझ आया कि नौकरी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अगर इंसान चाह ले तो रिश्तों को समय देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगली सुबह जब मैं वापस ऑफिस की तरफ निकला तो सासू माँ ने एक टिफिन पकड़ा दिया और कहा, प्रिंस को भी खिलाना, वो भी तो तुम्हारे साथ भूखा रहता होगा। उस समय दिल से दुआ निकली कि हर किसी को काम के साथ साथ ऐसा अपनापन देने वाले लोग मिले, जो उसे याद दिलाते रहे कि इंसान सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी जीता है। अगले कुछ दिनों तक मैं कोटा में अपने काम में पूरी तरह व्यस्त रहा, लेकिन उस व्यस्तता के बीच भी एक सुकून था, क्योंकि अब मैं एक ऐसे शहर में था जहां मुझे अपनापन महसूस हो रहा था। एक तरफ ऑफिस की मीटिंग्स और क्लाइंट्स के साथ चल रही टेबल पर चर्चाएं थी, तो दूसरी ओर शाम को अर्चना के मायके जाना, उनके माता पिता के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें करना और बच्चों की वीडियो कॉल पर हंसी सुनना, ये सब कुछ मिलाकर एक ऐसा संतुलन बना रहा था जिसे मैं पहले अक्सर मिस करता था। प्रिंस भी अब इस सफर का हिस्सा बन चुका था। हम दोनों ने मिलकर क्लाइंट्स के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाई थी, वह इतनी सफल रही कि कंपनी के हेड ऑफिस से सराहना का मेल भी आ गया। और ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इतने कम समय में इतनी क्लियर रिपोर्टिंग और प्लानिंग का असर मिलना सामान्य नहीं था। इस सफलता के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों न ऐसी पोस्टिंग्स को और भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, यानी सिर्फ काम नहीं बल्कि खुद के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए जो लंबे समय तक याद रहे। इसलिए मैंने तय किया कि कोटा में रहते हुए एक पुरानी इच्छा पूरी करूंगा, और वो थी शहर की संस्कृति और इतिहास को नज़दीक से जानने की। तो एक रविवार को मैं अकेले निकल पड़ा। पहले गढ़ पैलेस गया, फिर चंबल गार्डन और बाद में कोटा बैराज की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों नदी को बहते देखा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, अगर हम खुद को थोड़ी देर ठहरा लें तो बहुत कुछ साफ साफ दिखने लगता है। अगले दिन जब मैं अर्चना के मायके दोपहर के खाने के लिए पहुंचा तो सासू माँ ने कहा, आज कुछ खास बना है तुम्हारे लिए। और जब खाना सामने आया तो वो मेरे पसंदीदा बैगन का भरता और गुड़ की खीर थी। मैं थोड़ा चौंका और मुस्कुराकर पूछा, आपको कैसे पता? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अर्चना ने बताया था, और तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून है न, वो बता रहा है कि इस बार का टूर सिर्फ काम का नहीं था, दिल का भी था। वो पल मेरे लिए बेहद खास था, क्योंकि उसमें सिर्फ खाना नहीं, प्यार और समझदारी भी शामिल थी। और तभी मुझे एक ख्याल आया कि मैं जब दिल्ली लौटूंगा तो सिर्फ काम की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक नई सोच भी साथ लेकर जाऊंगा, अपनी टीम में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का, जो हर टूर में टीम मेंबर को एक पर्सनल गोल भी तय करने देगा, ताकि प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी हासिल हो। दिल्ली लौटने से एक दिन पहले मैंने प्रिंस को साथ लेकर कोटा के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां कंपनी ने CSR फंड से कुछ स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई थी।
वहाँ बच्चों से मिलना, उनके सपनों को सुनना और उनके स्कूल बैग में नए नोटबुक्स डालना मेरे दिल को अंदर तक छू गया। वो मासूम आंखों की चमक और धन्यवाद अंकल की मीठी आवाज़ें किसी क्लाइंट अप्रूवल से कम नहीं थीं। और जब मैं लौटने के लिए ट्रेन में बैठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, हर सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो इंसान को बदल भी देता है। और कोटा का ये छोटा सा दौरा मुझे एक बड़ा सबक दे गया कि जिंदगी सिर्फ घर और ऑफिस के बीच नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मोड़ हैं जहां अगर हम रुक जाएं तो खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। और जब ट्रेन चल पड़ी, मैंने फ़ोन उठाया और अर्चना को मैसेज किया, इस बार तुम्हारे शहर ने मुझे वो सिखाया जो शायद कोई मेट्रो सिटी कभी नहीं सिखा सकती। शुक्रिया, तुम्हारा भी और कोटा का भी। दिल्ली लौटने के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। वही मीटिंग्स, वही टारगेट्स और वही सुबह की जल्दीबाजी, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। एक नई सोच, एक अलग दृष्टिकोण और एक गहरी समझ की काम के साथ साथ इंसानी जुड़ाव और आत्मिक संतुलन कितना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला कदम मैंने यह उठाया कि अपनी टीम के सामने एक नया विचार रखा, हर टूर या ट्रैवल असाइनमेंट के साथ एक पर्सनल इनसाइट प्रोजेक्ट जो कि हर कर्मचारी को उस शहर में अपने काम के अलावा किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या भावनात्मक पहलू से जुड़ने का मौका देगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे बस एक और HR एक्टिविटी समझा, लेकिन जब मैंने कोटा की अपनी यात्रा का अनुभव बांटा, कैसे मैंने स्कूल विजिट की, परिवार से जुड़ाव महसूस किया और खुद को फिर से पाया, तो टीम में एक चुपचाप सी प्रेरणा फैल गई। प्रिंस ने भी अपनी ओर से आगे आकर अपनी यात्रा का अनुभव बताया और कहा कि कैसे कोटा की सड़कों, चाय की दुकानों और वहाँ के बच्चों की मुस्कुराहट ने उसे अपनी पुरानी यादों से जोड़ दिया। अब ऑफिस में एक नई ऊर्जा थी, हम काम कर रहे थे लेकिन सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को साथ लेकर चलने के लिए। कुछ ही हफ्तों में एक टीम सदस्य पूजा जब नागपुर से लौटकर आई तो उसने बताया कि उसने वहां एक वृद्धाश्रम में समय बिताया और अब ऑफिस के CSR डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बुजुर्गों के लिए वित्तीय जागरूकता अभियान शुरू करना चाहती है। ये सुनकर मेरी आंखों में संतोष की चमक थी। मैंने मन ही मन सोचा कि बदलाव शुरू हो चुका है। इस बीच अर्चना ने भी मेरी सोच में आए बदलाव को महसूस किया। अब मैं हर दिन घर लौटकर सिर्फ थका हुआ आदमी नहीं था, बल्कि बातें करता, बच्चों से खेलता और अर्चना के साथ मिलकर भविष्य के छोटे छोटे सपने बनाता था। एक शाम अर्चना ने मुझसे कहा, तुम अब सिर्फ जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, उसे जी भी रहे हो, और ये उसके लिए भी सुखद बदलाव था। कुछ ही महीनों में ऑफिस के इस छोटे से प्रयोग ने एक बड़ी पहल का रूप ले लिया। कंपनी के दूसरे रीजनल ऑफिसेस ने भी इस पर्सनल इनसाइट प्रोजेक्ट को अपनाना शुरू किया और मुझे हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि मैं इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करूं, जो अगले कॉर्पोरेट लीडरशिप समिट में पेश किया जाएगा। इस खबर को सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए उस ट्रेन के सफ़र को याद किया, कोटा की सड़कों को, सासू माँ के दिए टिफिन को, बच्चों की हंसी को, और वह पल जब मैंने खुद को फिर से पाया था। ये सिर्फ एक पेशेवर उपलब्धि नहीं थी, यह उस बदलाव की शुरुआत थी जो मैंने अपने भीतर महसूस किया था। समिट वाले दिन जब मैं मंच पर खड़ा हुआ तो मेरे हाथ में कोई पावर पॉइंट स्लाइड नहीं थी, बस एक कहानी थी, मेरी अपनी, जिसमें एक व्यस्त पेशेवर, एक पिता, एक पति और एक इंसान कैसे काम की दौड़ में खोते खोते अचानक एक शहर की चुप सड़कों पर खुद से मिल बैठा। मैंने जब वो कहानी सुनाई तो हॉल में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज। मुझे नहीं पता वो ताली मेरे प्रोजेक्ट के लिए थी या उस ईमानदारी के लिए जो मैंने बांटी, लेकिन उस दिन मैंने ये जाना कि हर कहानी में ताकत होती है अगर वो दिल से निकली हो। समिट के बाद कई युवा कंसल्टेंट्स मेरे पास आए और बोले, सर अब हम भी टूर को सिर्फ काम के लिए नहीं देखेंगे। और एक जूनियर ने कहा, आपकी तरह बनना है सर, प्रैक्टिकल भी लेकिन इंसानी भी। उस वक्त मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की जीत थी जो अब अपने प्रोफेशन में आत्मा भी जोड़ना चाहते थे। उस शाम जब मैं घर लौटा, अर्चना ने दरवाजा खोला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और वो समझ गई कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर बच्चों ने आकर गले लगा लिया और मैं सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है, एक टूर जो सिर्फ एक शहर और क्लाइंट के बीच सीमित था, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। और उस मोड़ से निकली हर नई दिशा मुझे कहीं न कहीं खुद से और अपनों से जोड़ती चली गई। शायद यही होता है असली सफ़र, जिसमें मंजिल से ज़्यादा रास्ते की पहचान जरूरी होती है। समिट के कुछ हफ्तों बाद ही मुझे कंपनी की ओर से एक और प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव मिला। इस बार शहर था रांची, एक जगह जिसे मैं पहले सिर्फ मैप पर देखता था लेकिन कभी गया नहीं था। और जब फाइल मेरे सामने रखी गई तो मैंने बिना सोचे उस पर हाँ कर दी, क्योंकि अब मेरे लिए हर नया शहर सिर्फ एक क्लाइंट लोकेशन नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को देखने का एक नया मौका बन गया था। रांची की सादगी, हरियाली और लोगों की सहजता ने मुझे पहले ही दिन प्रभावित कर दिया।
वहाँ के लोकल ऑफिस में जब मैंने टीम के साथ बैठकर पहली मीटिंग की तो देखा कि ज्यादातर लोग लोकल बैकग्राउंड से थे और थोड़े झिझके हुए भी थे। शायद उन्हें लगा होगा कि एक बड़े शहर से आया हुआ सीनियर कंसल्टेंट उन्हें केवल टारगेट की भाषा में बात करेगा। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कोटा की, ट्रेन की, उस स्कूल के बच्चों की, तो माहौल बदल गया। लोग खुलने लगे, बातें करने लगे और हमने मिलकर ऐसा काम किया कि क्लाइंट भी चौंक गया कि इतनी तेजी और आत्मीयता के साथ किसी प्रोजेक्ट को कैसे संभाला जा सकता है। रांची में रहते हुए मैंने एक स्थानीय कॉलेज में एक सेशन लिया। विषय था फाइनेंस में करियर या जीवन में संतुलन। और जब मैंने छात्रों से पूछा कि तुम किसके लिए पैसा कमाना चाहते हो, खुद के लिए या समाज के लिए, तो कई जवाब आए, लेकिन एक लड़की की बात दिल छू गई। उसने कहा, सर, अगर हम खुद को ही ना समझ पाए तो पैसे का क्या मतलब। वो सवाल मेरे भीतर देर तक गूंजता रहा। उस शाम मैंने रांची की सड़क पर एक किताबों की पुरानी दुकान से रस्किन बॉन्ड की एक किताब खरीदी और एक चाय वाले के पास बैठकर पढ़ता रहा। उस किताब में पहाड़ों की शांति थी और मेरे मन में उस क्षण की गहराई। मुझे लगने लगा था कि अब हर शहर मेरे भीतर कोई न कोई नई खिड़की खोल देता है। जब मैं दिल्ली लौटा तो ऑफिस में मेरा एक नया रोल तय किया गया। अब मैं सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग नहीं करता था, बल्कि पीपल एंड पर्पस इनिशिएटिव का भी प्रमुख बन चुका था। यानी अब मेरा काम था ऐसे अनुभवों को संरचना देना जो बाकी टीमों को भी अंदर से जोड़ सके। हमने साइलेंट जर्नल नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हर कर्मचारी अपने हर टूर के बाद 3 सवालों के जवाब लिखता था। इस शहर ने मुझे क्या सिखाया, मैंने किससे बात की जो पहले कभी नहीं की थी, और क्या मैं कल और बेहतर बन सकता हूँ। इन सवालों ने न केवल लोगों को खुद से जोड़ना शुरू किया, बल्कि कंपनी में एक नई संवेदनशीलता पैदा की। प्रिंस अब मेरा सहायक बन गया था और उसका अपना आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व होता था। वो अब खुद नई टीमों को ट्रेन करता, कभी भोपाल तो कभी जयपुर में, और हर जगह से लौटकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सर, पहले मैं बस नौकरी करता था, अब मैं अनुभव बटोरता हूँ। और यही तो मेरा सपना था कि लोग केवल एक्सेल शीट्स में नहीं, जिंदगी के असली पन्नों में भी कुछ दर्ज करें। एक दिन मेरे सबसे बड़े बेटे ने मुझसे पूछा, पापा, आप इतनी सारी जगह जाते हो तो सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो भी शहर मुझे खुद से मिला दे वही सबसे अच्छा है। और वो मुस्कुरा कर चला गया। उस दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी अब मेरी यात्राओं को सिर्फ दूरियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे उनमें कुछ सीखने की चाह ढूंढते हैं। समय बीतता गया और एक दिन मुझे लंदन में एक इंटरनेशनल लीडरशिप समिट में आमंत्रित किया गया, जहां मुझे अपनी कंपनी की उस पहल के बारे में बोलना था जो अब एक केस स्टडी बन चुकी थी कि कैसे एक मध्यम आकार की फर्म ने अपने टूरिंग कल्चर को इंसानियत के साथ जोड़कर एक सांस्कृतिक बदलाव किया। उस समिट में मैंने जब मंच से कहा कि हमने ये नहीं बदला कि लोग कितना काम करें, हमने सिर्फ ये जोड़ा कि वे क्यों करें, तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज थी, लेकिन मेरे भीतर शांति थी, एक सुकून की मेरी यात्राएं व्यर्थ नहीं थी। मैंने सिर्फ शहर नहीं देखे, लोगों के भीतर झांका, रिश्तों को जिया और खुद को पाया। उस रात होटल की खिड़की से बाहर झांकते हुए मुझे कोटा की वो पहली यात्रा याद आई। प्रिंस की मुस्कान, सासू माँ का टिफिन, अर्चना की आंखों की वो भाषा जिसमें शब्दों से पहले अपनापन था। और मैंने एक लंबी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, अगर जिंदगी को सही अर्थ में जीना है तो हर सफर में सिर्फ गंतव्य नहीं, दिल भी साथ लेकर चलो, क्योंकि हो सकता है अगला मोड़ सिर्फ मंजिल नहीं, एक नई शुरुआत हो। लंदन से लौटने के बाद जिंदगी ने जैसे एक नई चाल पकड़ ली थी। काम के साथ अब जिम्मेदारी भी बढ़ी थी, क्योंकि अब मैं न केवल एक पेशेवर कंसल्टेंट था, बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए एक विचारधारा बन चुका था, जो अपने करियर में इंसानियत और उद्देश्य की तलाश कर रहे थे। लेकिन जितना ऊंचा मैं पेशेवर रूप से उठ रहा था, उतनी ही भीतर से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के साथ और गहराई से जुड़ूं, खासकर अपने बच्चों के साथ, जो अब बड़े हो रहे थे। मेरा बड़ा बेटा 16 का हो चुका था, बेटी 13 की और छोटा बेटा 10 साल का, और मुझे ये एहसास हो गया था कि अब समय हाथ से फिसल रहा है। इसलिए मैंने तय किया कि महीने में कम से कम एक वीकेंड हम नो डिवाइसेस डे मनाएंगे। न कोई फोन, न लैपटॉप, सिर्फ हम सब एक साथ, कभी पार्क में, कभी घर की छत पर पतंग उड़ाते हुए, कभी बोर्ड गेम्स खेलते हुए और कभी यूं ही बचपन की बातें करते हुए। शुरू में बच्चों को ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पहल करने लगे। पापा, आज नो डिवाइसेस डे है ना? ये सुनकर दिल खुश हो जाता। अर्चना ने भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया। उसने हमारी फैमिली के लिए एक ट्रैवल जर्नल शुरू किया जिसमें हम हर छोटी यात्रा का कोई ना कोई अनुभव जोड़ते थे। कोटा से लेकर रांची, भोपाल से लेकर जयपुर तक, हर शहर की एक याद, एक फोटो और एक बात जो उस शहर ने हमें सिखाए। धीरे धीरे ये जर्नल बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज बन गया। अब वे हर नए शहर में कुछ ढूंढते थे, कोई इंसान, कोई दुकान, कोई कहानी जो वे उस जर्नल में जोड़ सकें।
मैंने देखा कि मेरी यात्राओं का असर अब सिर्फ मेरी सोच तक सीमित नहीं रहा, वो मेरे बच्चों के नजरिए में भी उतर आया था। मेरी बेटी ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। विषय था, मेरे पिता एक कहानी होते हैं, और उसमें उसने लिखा था कि मेरे पापा हर शहर से एक नया पापा लेकर लौटते हैं। कभी वो शांत होते हैं, कभी सोचने वाले, कभी खुश और कभी भावुक, और मैं हर बार उन्हें थोड़ा और समझने लगती हूँ। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आई और मैंने अर्चना को गले लगाकर कहा, हम कुछ तो सही कर रहे हैं। अर्चना अब मेरे साथ हर निर्णय में शामिल होती थी, सिर्फ जीवन साथी नहीं। जैसे मेरी अंतरात्मा बन चुकी थी, वो मेरे हर असमंजस में रास्ता दिखाती। और जब कभी मैं थक कर लौटता तो बस उसकी एक चुप मुस्कान मुझे फिर से ऊर्जा से भर देती। एक दिन हमने बैठकर ये फैसला किया कि अब बच्चों को केवल एकेडमिक रूप से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी जोड़ना चाहिए। इसलिए हर गर्मी की छुट्टी में हम एक ऐसे शहर जाते जहाँ कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, सिर्फ अनुभव होते। हमने एक बार सिक्किम में 3 हफ्ते बिताए, जहाँ बच्चों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खेतों में काम किया, गायें दुही और पहाड़ी स्कूल में बच्चों के साथ वक्त बिताया। वहाँ से लौटकर हमारे बच्चे अब अलग हो चुके थे। उनके अंदर संवेदनशीलता थी, सवाल करने की समझ थी, और अपनी जिंदगी को लेकर एक अलग दृष्टिकोण। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा आप रिटायर कब होंगे? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, अब आप पापा को घर पर बैठा देखना चाहते हो? वो बोला, नहीं पापा, आप दुनिया घूमते रहो, बस अगली बार मुझे साथ ले जाना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं। उसे एक मासूम सी बात ने मुझे अंदर तक छू लिया, क्योंकि मैंने जो बीज बोया था, अब वह पेड़ बनकर मेरे ही बच्चों को छाया दे रहा था। अब मेरी यात्राएं पहले से कम हो गई थी, सिर्फ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैं सचमुच अपने दिल से करना चाहता था, और बाकी समय मैंने अपनी डायरी को समर्पित कर दिया। मैं अब अपने अनुभवों को लिखने लगा, हर शहर की कहानी, हर इंसान की आवाज और हर बदलाव का दस्तावेज। अर्चना ने ही सलाह दी कि क्यों न इसे एक किताब का रूप दिया जाए। मैंने पहले संकोच किया, लेकिन फिर उसकी बात मान ली, और लगभग 1 साल की मेहनत के बाद मेरी पहली किताब सफर शहरों से आत्मा तक छप कर आई, जो सिर्फ एक यात्रा वृतांत नहीं थी, बल्कि एक जीवन यात्रा थी, जिसे पढ़कर लोग रोते, मुस्कुराते और खुद को उस सफर में शामिल महसूस करते। किताब के विमोचन के दिन जब मंच से मुझे बोलने को कहा गया, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी को माइक पकड़ा दिया, और उसने कहा, ये सिर्फ मेरे पापा की किताब नहीं है, ये उनकी जिंदगी की वो कहानी है जो अब हमारी भी है। उस पल मैंने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार तालियां नहीं, बल्कि अपने बच्चों की आंखों में वो गर्व होता है जो शब्दों से परे होता है। अब मैं 50 की ओर बढ़ रहा हूँ, बालों में कुछ सफेदी आ गई है, लेकिन मन अब भी वो ट्रेन स्टेशन वाला लड़का है जो कोटा के प्लेटफॉर्म पर बैठकर सोच रहा था कि ये सफर आखिर मुझे कहाँ ले जाएगा। और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मंजिल कोई एक जगह नहीं थी, बल्कि हर पड़ाव, हर मोड़, हर चाय की दुकान, हर मुस्कान और हर हाथ में पकड़ा टिफिन, यही सब मिलकर मेरी मंजिल बन गए। अब मैं नए सफर की तैयारी में हूँ। शायद कम यात्राएं होंगी, लेकिन वो और भी अर्थपूर्ण होंगी। अब मेरा सपना है कि मैं देश के छोटे कस्बों में जाकर युवाओं से मिलूं, उन्हें बताऊं कि करियर सिर्फ सीवी में नहीं, सोच में बनता है, और जो अपने सफर में दिल जोड़ ले, वो कभी थकता नहीं, कभी खोता नहीं, वो बस चलता है, खुद से खुद तक। रिटायरमेंट की घड़ी धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन अब मुझे उस शब्द से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे सालों की भागदौड़ के बाद अब जीवन मुझे बुला रहा था कि आओ, अब बैठो, देखो, सुनो, और जो सीखा है उसे लौटाओ। मैं 53 का हो गया था और कंपनी की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें न केवल मेरी प्रोफेशनल जर्नी को सराहा गया, बल्कि उस पीपल एंड पर्पस पहल को भी एक स्थायी प्रोग्राम घोषित कर दिया गया जो कभी एक छोटी सी सोच थी और अब संगठन की आत्मा बन चुकी थी। उस शाम जब मुझे विदाई के समय माइक दिया गया तो मैंने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी डायरी से एक पंक्ति पढ़ी, काम वो नहीं जो बस चलता रहे, काम वो जो किसी और के भीतर रोशनी जला दे। और फिर मैं मंच से नीचे उतर आया। ऑफिस से विदाई लेने के बाद मैंने अपने बैग में सिर्फ एक चीज रखी, वो पुरानी नोटबुक जिसमें कोटा से लेकर लंदन तक की यात्राओं के नोट्स थे। अब जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत मैंने एक पहाड़ी गांव में करने का निश्चय किया, उत्तराखंड के रानीखेत के पास एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज़ों से होती है और हर शाम धूप की आखिरी किरण को छूकर पहाड़ सो जाते हैं। अर्चना पहले तो थोड़ी हिचकी, बच्चों से दूर कैसे रहेंगे, लेकिन जब मैंने कहा कि अब उन्हें हमें देखने की जरूरत नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत है, तो वो मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे साथ चल पड़ी, जैसे हमेशा से करती आई थी। हमने वहाँ एक पुराना लकड़ी का घर किराए पर लिया जिसे धीरे धीरे अपने हाथों से संवारने लगे। दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स लगी, किताबों की अलमारी बनाई
और खिड़की के पास वो टेबल रखा जहाँ मैं अब रोज सुबह बैठकर लिखता हूँ। मैंने तय किया था कि अब जो भी लिखूंगा वो सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि उसे एक इंसान के लिए होगा जो खुद को भीड़ में खो चुका है और जिसे ये कहानी याद दिलाएगी कि उसे कहाँ लौटना है। धीरे धीरे आसपास के लोग मुझसे जुड़ने लगे। कुछ नौजवान जो गांव छोड़कर शहर जाना चाहते थे, वो अब मेरे पास आकर करियर और जीवन के बारे में सलाह लेते। कुछ बुजुर्ग जो अकेले पड़ चुके थे, वो शाम को मेरे बरामदे में बैठकर अपनी कहानियां सुनाते। और मैं अब सुनता था बिना किसी घड़ी की टिक टिक के, बिना किसी मीटिंग की हड़बड़ी के, सिर्फ पूरी तल्लीनता से। और इस सुनने में जो आनंद था, वो शायद किसी प्रमोशन में नहीं मिला था। अर्चना अब गांव की महिलाओं के साथ मिलकर स्थानीय उत्पादों की एक छोटी इकाई चलाने लगी थी। वो उन्हें आत्मनिर्भरता सिखा रही थी, डिजाइन, पैकिंग और ऑनलाइन बेचने के तरीके समझा रही थी। और जब पहली कमाई की रकम आई तो उसने मुझसे कहा, अब मुझे भी रिटायरमेंट का मतलब समझ में आ रहा है। हम दोनों अब दिन के किसी भी पहर बिना कारण हंस सकते थे, बिना प्लान के लंबी सैर पर जा सकते थे और बिना वजह चाय बना सकते थे, जैसे जीवन अब अपनी असली लय में लौट आया था। बच्चे समय समय पर मिलने आते, कभी गर्मियों की छुट्टियों में, कभी त्योहारों पर, और हर बार लौटते हुए कहते, पापा, यहाँ आकर लगता है जैसे जिंदगी रुक जाती है। अच्छे अर्थों में। मेरा बड़ा बेटा अब एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन चुका था और उसने भी रूरल लीडरशिप पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें वह मेरे अनुभवों को अपने काम में शामिल करता। मेरी बेटी एक लेखक बन चुकी थी। उसकी पहली कहानी मेरी रिटायरमेंट वाली शाम पर आधारित थी। और सबसे छोटा बेटा अब मुझसे वो सारे सवाल करता था जो कभी मैंने खुद से भी नहीं किए थे, जैसे, पापा, डर क्या होता है? क्या इंसान वाकई बदल सकता है? आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? और मैं हर सवाल का जवाब देने से पहले चुप हो जाता, सोचता और फिर कहता, शायद ये जवाब तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए। और वो मुस्कुरा देता, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। धीरे धीरे मेरी दूसरी किताब भी पूरी हो गई। नाम रखा, रिटायर नहीं हुआ मैं, जिसमें मैंने अपने अनुभवों को उन लोगों के लिए समर्पित किया जो सोचते हैं कि 60 के बाद जीवन थम जाता है। इस किताब ने शहरों में बैठे थके हुए पेशेवरों को झंझोड़ कर रख दिया। वो लोग जो अब भी हर सोमवार सुबह अलार्म से लड़ते हैं लेकिन जीना भूल चुके हैं। अब मैं महीने में एक बार शहर जाता हूँ, कोई सेमिनार, कोई टॉक या किसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है, मैं तुरंत वापसी की गाड़ी पकड़ता हूँ। पहाड़ की वो ठंडी हवा, अर्चना की गर्म रोटियां और लकड़ी की खिड़की से झांकता सूरज मेरी असली मंजिल है। एक दिन बरामदे में बैठे हुए मैंने अपनी पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जो सबसे बड़ी कमाई रही वो ये थी कि मैंने खुद को नहीं खोया। और अर्चना ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने हमें भी नहीं खोने दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जीवन अगर एक लंबी यात्रा है तो रिटायरमेंट उसका आखिरी स्टेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से मंजिल नहीं बदलती, बस नजरिया बदल जाता है। अब मैं दिन की शुरुआत सूरज को देखकर करता हूँ और रात को सितारों से बात करके सोता हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि अब आप क्या करते हैं, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, अब मैं सिर्फ जीता हूँ, और वो भी पूरी तरह से। बरसों बीत गए थे रिटायरमेंट को। बच्चे अब अपने अपने परिवार में रम चुके थे और हमारा पहाड़ी घर जैसे किसी पुरानी किताब की तरह हर दिन कोई नया पन्ना खोलता था। हम दोनों, मैं और अर्चना, अब जैसे एक पुराने संगीत के दो सुर बन चुके थे जो हर मौसम में, हर खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी से गूंजते थे। अब न कोई भागदौड़ थी, न कोई क्लाइंट कॉल, न किसी मीटिंग की चिंता, बस सुबह की चाय, 2 जोड़ी चप्पलें और एक लंबा रास्ता जो बगीचे के पार जंगल की ओर जाता था। और उस रास्ते पर हम हर रोज साथ चलते थे, कभी कभी बिना कुछ कहे, कभी कभी पुरानी बातों पर हंसते हुए, और कभी एक दूसरे की हथेली को ऐसे थामे जैसे पहली बार हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। एक नर्म दोपहर, हल्की धूप और हवा में ठंडक। मैं और अर्चना चाय लेकर छत पर बैठे थे। नीचे घाटी में धुंध धीरे धीरे फैल रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अर्चना ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें याद है कोटा में जब तुम पहली बार मेरे मायके आए थे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, याद नहीं, जैसे कल की बात हो। और वो हंस दी, वही पुरानी हंसी जिसमें न कोई बनावट थी, न कोई उम्र की थकान। मैंने उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। बरसों बाद, शायद पहली बार इतने सीधे, इतने चुपचाप। और उस पल में जैसे समय ठहर गया, जैसे पहाड़ों ने सांस रोक ली हो, जैसे फूलों ने हवा को पकड़ लिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखती रही, जैसे सब कुछ समझ गई हो। उस शाम जब हम कमरे में लौटे तो अर्चना ने अलमारी से एक पुराना रेशमी कुर्ता निकाला जो मैंने शादी के समय पहना था और कहा, आज पहनोगे? मैंने हंसते हुए कहा, तुम पहनने को कहो तो आज भी घोड़ी चढ़ जाऊं। और हम दोनों हंसते हंसते पुराने एल्बम के सामने बैठ गए।
तस्वीरें पलटते पलटते अचानक एक तस्वीर पर उसकी उंगलियां रुक गईं, हमारी शादी की तस्वीर, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, न कैमरे को न किसी और को, बस एक दूसरे को। और अर्चना ने कहा, अगर आज सब कुछ दोबारा शुरू होता तो भी मैं तुम्हें ही चुनती। मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोने देता। उस रात हम देर तक बालकनी में बैठे, बारिश की बूंदें बांस की छत पर गिर रही थीं, और मैं अपनी बाहों में अर्चना को लिए चुपचाप सोच रहा था कि शायद यही असली प्रेम होता है, जहाँ शब्द कम पड़ते हैं पर मौन सब कह जाता है, जहाँ उम्र थमती नहीं पर रिश्ते और भी गहराते हैं, और जहाँ दो लोग सिर्फ साथ नहीं रहते, वो एक दूसरे के जीवन की कविता बन जाते हैं। अब मैं जब रात को सोता हूँ तो अर्चना का हाथ हमेशा मेरे हाथ में होता है, जैसे जिंदगी कह रही हो, अंत भले पास हो पर प्रेम अब भी नया है, ताज़ा है और पूरा है। निर्णय और सारांश। जीवन की इस लंबी यात्रा का अंतिम निर्णय यही रहा कि असली सफलता न पद में है, न पैसों में, बल्कि उस संतुलन में है जहां इंसान अपने काम, रिश्तों और आत्मा, इन तीनों को एक साथ जी पाता है। अर्चना और मुख्य पात्र ने जीवन के हर पड़ाव को हाथ में हाथ डालकर पार किया। कोटा की शुरुआत से लेकर लंदन की ऊंचाइयों तक, रानीखेत की शांति से होते हुए एक प्रेम भरे अधेर प्रेम में ढल गए, जहां रिटायरमेंट कोई अंत नहीं बल्कि आत्मबोध और प्रेम की एक नई शुरुआत बन गया। इस कहानी का सार यह है कि जब हम जीवन को सिर्फ जिम्मेदारियों की सूची न मानकर अनुभवों की पुस्तक बना लेते हैं, और जब साथ निभाने वाला हाथ सालों बाद भी वैसा ही गर्म और सच्चा लगे, तो समझो हमने जीना सीख लिया है। और यही इस कहानी का अंतिम निर्णय है। सफर लंबा हो सकता है, मंजिलें बदल सकती हैं, लेकिन अगर प्रेम साथ हो तो हर मोड़ कविता बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये यात्रा औरों तक भी पहुंचे और किसी और की जिंदगी में भी एक नया मोड़ ला सके। आपका साथ ही इस कहानी की असली प्रेरणा है। धन्यवाद।